हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं नेट एजुकेशन के एमसीक्यू या पीवाईक्यू कहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉज इन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू वॉटसन और Pavlov's classical conditioning theory? Multiple response, set or attitude, prepotency of elements और associative shifting। थॉर्नडाइक के थ्योरी ऑफ लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ कानून वाटसन या पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बराबर है? मतलब इसमें बहुत सारे लॉज बताए हुए हैं, उसमें कौन सा लॉ जो है वो वाटसन या पावलोव के थ्योरी के बराबर है, कंडीशनिंग थ्योरी के बराबर है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो क्या बताता है? क्लासिकल कंडीशनिंग को पावलोव की थ्योरी भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज, ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कही जाती है। और इसमें क्या है कि लर्निंग जो है वो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, ये क्या बोलता है? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। साहचर्य से लर्निंग, है ना? तो ये पावलोव के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो कि पावलोव क्या थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियरिस्ट व्यू क्या चीज पर डिफाइन करता है? लर्निंग रिलेशनशिप। तो बिहेवियरिस्ट डिफाइन करते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में लर्निंग को रिलेशनशिप बताते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में। यहाँ भी क्या है? प्रोसेस जो है एसोसिएटिव प्रोसेस है, इसमें भी साहचर्य का प्रोसेस है। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स दो स्टिमुली क्या होते हैं? एक साथ लिंक होते हैं और एक नया रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। तो 3 स्टेज है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और हर स्टेज में क्या है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म में दिया गया है। स्टेज 1 में क्या होता है? कंडीशनिंग के पहले होता है, स्टेज 2 में कंडीशनिंग के दौरान होता है, और तीसरा स्टेज में कंडीशनिंग के बाद होता है। तो देखो इसमें क्या है कि थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये थॉर्नडाइक का लॉ है, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ। ये थॉर्नडाइक का जो लॉ है वो एसोसिएटिव सहयोगी स्थानांतरण का सिद्धांत है, और वो जो है वो बिहेवियर रेफर्ड कोवर्ट बिहेवियर और वाटसन के द्वारा भी ये एसोसिएशन के रूप में अध्ययन किया गया, और पावलोव में भी क्लासिकल जो है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। तो इसमें भी एसोसिएशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, और इसमें भी है एसोसिएशन लर्निंग थ्रू एसोसिएशन है। तो थॉर्नडाइक का कहना है कि इस बिहेवियर को उन्होंने, जो थॉर्नडाइक ने जो इस बिहेवियर को कहा, तो उसने कहा कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर विथ एक्सीडेंटल। अब क्या कर रहा है कि वो बार बार ट्रायल एंड एरर कर रहा है, और सक्सेस जो है कभी मिल जा रहा है, एक्सीडेंटल सक्सेस वो मिल जा रहा है ट्रायल एंड एरर करने पे। तो ये कोई अपेरेंट थॉटफुल नहीं है कि ये प्रॉब्लम का कोई सिचुएशन या सॉल्यूशन नहीं है। तो उनका कहना है थॉर्नडाइक का कि लर्निंग बाय एसोसिएशन क्या है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो मतलब स्टिमुलस क्या है? लीवर है, और वो लीवर दबता है तो उसको फूड मिल जाता है। तो इसलिए थॉर्नडाइक का थ्योरी जो लर्निंग का है वो किससे एसोसिएट इक्विवेलेंट है पावलोव और क्लासिकल कंडीशन, वाटसन और पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बराबर है। तो थॉर्नडाइक ने 3 लॉ बताया। पहला लॉ बताया उन्होंने, थॉर्नडाइक का 3 लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस। वो क्या बताता है? रेडीनेस बोलता है कि जब कोई यूनिट रेडी है, कोई भी कंडक्शन जो कार्य करने के लिए तैयार है, इंडिविजुअल रेडी टू लर्न समथिंग,
मान लो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी है, वो कुछ करने के लिए तैयार है, जैसे कोई व्यक्ति है वो लर्न करने के लिए रेडी है, सीखने के लिए तैयार है, तो वो करेगा इस काम को तो वो उसको संतुष्टि मिलेगी। तो जब वहाँ पर रेडी नहीं है कोई कुछ करने के लिए, तो कंडक्ट उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी काम को अगर लर्न करने के लिए कोई तैयार नहीं है तो उसके लिए लर्निंग डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस बताता है कि अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप इसको अच्छे ढंग से नहीं सीख सकते हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो तैयार रहना है, ये तैयार किस चीज से होता है? आदमी तैयार जब उसको रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, जब उसको जरूरत होती है, या वो इतना मैच्योर्ड होता है, या उसके पास पहले का लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है, तभी वो किसी चीज को करने के लिए तैयार होता है। दूसरा उनका लॉ था थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये क्या बोलता है? 3 लॉ को उन्होंने बताया था इस चीज अपने लर्निंग थ्योरी के लिए। ये लॉ बताता है इसका 2 सब लॉ है। पहला क्या है कि लॉ ऑफ यूज, ये हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही संक्षेप में पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डिसयूज, इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी चीज को बार बार करते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं, तो हमारी लर्निंग क्या होता है कि स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। और दूसरा कि अगर हम उसको डिसयूज करते हैं, अगर नहीं बार बार करते हैं, तो ये इसको लर्निंग को कमजोर करता है। तो उनका कहना है कि केवल ब्लाइंड रिपीटेशन हम करते जाएं बिना इफेक्ट, तो केवल ब्लाइंड रिपीटेशन से इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। हमें जब रिजल्ट का पता होना जरूरी है, तभी ये लर्निंग रिपीटेशन या एक्सरसाइज काम आएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट तीसरा है उनका, लॉ ऑफ इफेक्ट। वो क्या बताता है? लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि ये सेटिस्फैक्शन, जब सिचुएशन के साथ सेटिस्फैक्शन एसोसिएट हो जाता है, तो हमारा लर्निंग, कोई भी चीज को सीखने का जो हमारा होता है, टेंडेंसी होती है, हमारी जो प्रवृत्ति है सीखने की, वो हमें क्या करती है? संतुष्टि देती है या खुशी देती है। तो क्या है कि हमें जब उसका इफेक्ट पता चलता है, तो इसलिए हम तब हम क्या करना चाहते हैं? लर्न इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उस लर्निंग से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये हो गया आपका ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो ये जो शास्त्रीय कंडीशनिंग जो पावलोव का है, उसमें क्या है कि एसोसिएशन के माध्यम से सीख रहा है। और दूसरा इसे पावलोव ने भी दिया था कि उनका मानना था कि ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या कहा गया कि इसमें उत्तेजना और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रूप में सीखना होता है। तो किसी भी व्यक्ति या किस जानवर में नई सीखी हुई प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए 2 उत्तेजनाओं को जोड़ा जाता है, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स। तो थॉर्नडाइक का कहना था कि जो एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, साहचर्य स्थानांतरण जो है, वो उनका कहना है कि थॉर्नडाइक ने कहा कि इस व्यवहार में आकस्मिक सफलता जो मिल जाती है, तो इसे कहते हैं परीक्षण और त्रुटि से सीखना। कि चलते चलते दौड़ रहा है चूहा और उससे लीवर दब गया और उसको खाना मिल गया, तो ये क्या हुआ? परीक्षण और त्रुटि से। इसमें कोई विचारशील वो कुछ प्रिपेयर करके थॉट से नहीं करता है, बल्कि उसके स्टिमुलस और प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स से उसे मिल जाता है। इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में ये चीज जो है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये दोनों सबका एसोसिएशन जो है ना, ये तीनों का बराबर है। तो लेकिन थॉर्नडाइक ने 3 नियम भी बताए। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी। जब कोई भी चीज सीखने के लिए कुछ तैयार होता है व्यक्ति, तो वो जल्दी सीखता है, और अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो ये आप प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उपयोग 2 उपनियमों का किसी प्रतिक्रिया को बार बार करने से उसका संबंध उत्तेजना के साथ मजबूत होता है, और अगर बार बार नहीं करते, उसका यूज नहीं करते, तो उसका संबंध कमजोर होता है। तो इसलिए केवल मेयर रिपीटेशन नहीं, बल्कि इसके लिए उसके परिणाम को जानना बहुत जरूरी है। फिर प्रभाव का नियम क्या बताता है कि ये कोई भी काम हम इसलिए सीखते हैं कि उससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है।
तो इसलिए लर्निंग हमारी इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया हमारा, फिर से इसको हम पिंक कलर से कर देते हैं। हमारा आंसर है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहयोगी स्थानांतरण। आंसर ऊपर लिख भी देते हैं, आंसर इज डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्योंकि थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा है इसलिए 10 क्वेश्चन ही एक बार में हो पाता है। दूसरा है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 approaches the class teacher and informs him or her that the schedule of examination when announced makes him or her uneasy. What type of guidance does this situation warrant? 10वीं कक्षा का एक छात्र शिक्षक के पास जाकर कहता है कि परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने पर उसे बेचैनी होती है, तो उसे किस तरह की मार्गदर्शन की आवश्यकता है? तो ऑप्शन है एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस और हेल्थ गाइडेंस। शैक्षिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और हेल्थ गाइड। तो इसे क्या है, इसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि केवल उसे ही बेचैनी हो रही है, सभी बच्चे को बेचैनी नहीं हो रही है, तो इससे उसके पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्तिगत परेशानी का उसे अनुभव हो रहा है, परीक्षा से सभी व्यक्तियों को परेशानी नहीं हो रही है। तो गाइडेंस क्या है, जो मार्गदर्शन है वो प्रोसेस ऑफ पूरे एजुकेशन के प्रोसेस को कवर करता है, और वो मतलब जन्म से लेकर शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा हेल्प चाहता है लाइफ में, तो वो उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम गाइडेंस का मतलब होता है कि उसको दिखाना, उसको सहायता करना, असिस्ट करना, तो गाइडेंस सब तरह का के एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो, वोकेशनल हो। तो इसका एम क्या है कि व्यक्ति को हेल्प करना ताकि वो अपने वातावरण से एडजस्ट कर सके। तो एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है कि एजुकेशनल गाइडेंस कंसर्न है स्टूडेंट को पढ़ाई से संबंधित गाइडेंस से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है कि वो बच्चे को स्कूल से संबंधित, स्कूल में एडजस्ट करने में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें गाइड करता है, करिकुलम से समस्या है तो बताता है, कोर्स से और स्कूल लाइफ से गाइड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि एकेडमिक वर्क से रिलेटेड होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एकेडमिक प्रोग्रेस स्टूडेंट का मॉनिटर करना, दूसरा है कि स्टूडेंट को करिकुलम से परिचित कराना, जो भी पाठ्यक्रम है। उसके बाद है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना कि कौन बच्चे गिफ्टेड हैं, कौन बैकवर्ड हैं पढ़ने में, कौन क्रिएटिव है। तो मतलब जिस तरह के स्पेशल लर्नर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए गाइड करना, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को समझकर उन्हें मदद करना। और जो व्यावसायिक मार्गदर्शन है वो जॉर्ज मेयर्स का कहना है कि इंडिविजुअल को कौन सा ऑक्यूपेशन चुनना है, इसमें गाइड करना होता है। तो वोकेशनल गाइडेंस क्या है, छात्रों को इस तरह से मदद करता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, और उनके लिए किस तरह की उनकी क्या एबिलिटी है और क्या स्किल्स है, ताकि वो किस ऑक्यूपेशन या किस पेशा का चुनाव कर सकते हैं, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के पढ़ाई को कर सकें, इंटरेस्ट के वोकेशन में जा सकें, कार्य को कर सकें। लेकिन पर्सनल गाइडेंस जो है, व्यक्तिगत गाइडेंस जो है, वो छात्र को असिस्ट करता है किस चीज़ में, तो उनके इमोशनल प्रॉब्लम, जो भावनात्मक संवेगात्मक प्रॉब्लम होता है उसमें मदद करता है। उनके जैसे इसको दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये संवेगिक प्रॉब्लम है, संवेगात्मक। तो यहाँ पर इसको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। और बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे को, जो फ्रस्ट्रेशन, चिंता, फियर, जेलसी, ये सब चीज़ से जुड़े हुए जो समस्याएं होती हैं, इसे इमोशनल प्रॉब्लम कहते हैं। और वो स्कूल में भी हो सकता है, स्कूल के बाहर या घर में भी हो सकता है। तो इस समय बच्चे को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चों को समझाया जा सके, और ये जो उनकी समस्या है या जो नेगेटिव एटीट्यूड हो रहा है उससे ओवरकम करने में मदद किया जाता है। तो इसका उद्देश्य होता है छात्र को फिजिकल, इमोशनल और सोशल या मोरल डेवलपमेंट में मदद करना, और उनको सामंजस्य स्थापित करने में मदद करना। ये इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि बच्चे उसमें
सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो मार्गदर्शन में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें बच्चे को जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन है उसमें उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल करना और उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद किया जाता है। तो इन्हें उनके पूर्वाग्रह या नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने में मदद किया जाता है। तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक समायोजन में मदद करना। ठीक है, इसके लिए बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल की गतिविधियों को व्यवस्थित करना, भावनात्मक विकास के लिए आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें छात्र को मदद कर सकती हैं। इसके लिए पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं शैक्षिक नहीं, यहाँ शैक्षिक नहीं, शिक्षा संबंधी नहीं है, उसको पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी was required exclusively to address teacher education in India? यशपाल कमेटी, जस्टिस वर्मा कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन और कोठारी कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति भारत में शिक्षक शिक्षा संबंधी समस्या को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से आवश्यक थी? तो इसमें हम लोग सब जानते हैं कि यशपाल कमेटी जो थी, यशपाल कमेटी ये था बच्चों के बस्ता के भार को कम करना, मतलब स्कूल बैग का वजन को कम करने के लिए यशपाल कमेटी का गठन किया गया था और उसका काम था कि इसमें सलाह दे। तो ये टीचर एजुकेशन जो इंडिया में है, टीचर एजुकेशन ये टीचिंग यहाँ का बहुत पुराना प्रोफेशन है और रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, क्योंकि टीचिंग ही फ्यूचर सिटीजन्स के भाग्य को संवारता है और उन्हें शेप करता है। और टीचर का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में टीचर स्पिरिचुअल नॉलेज भी देता था, मेडिएवल एज में इंटरप्रेटर ऑफ नॉलेज हो गया। तो ये कौन सा कमीशन था जो कि टीचर एजुकेशन पर सलाह दिया? तो वो कमीशन का नाम है जस्टिस वर्मा, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। ये क्या है? ये हाई पावर्ड कमीशन था टीचर एजुकेशन में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गठित किया गया था। और इसका टाइटल था, इसका टाइटल पर भी क्वेश्चन आ सकता है, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। और इसके बाद भी था क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, इस आयोग का नाम था। इसे कॉमनली जस्टिस वर्मा कमीशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम था, ये टीचर एजुकेशन हाई पावर्ड कमीशन था। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में टाइटल दिया गया था, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। और इसका ये क्या था कि क्वालिटी और इसमें क्या क्या चीज़ को इश्यूज को देखना था। पहला था कि क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जिसमें कि बीएड वगैरह आता है। टीचर एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ इन सर्विस, दूसरा था क्वालिटी ऑफ इन सर्विस। एक था प्री सर्विस, दूसरा था इन सर्विस। सर्विस में जो टीचर्स नहीं है, बीएड नहीं किए हैं, उनके लिए व्यवस्था, डाइट वगैरह। फिर टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट। इसके अलावा
एनसीटी के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटी को स्ट्रॉन्ग करना। और यशपाल कमेटी जैसा मैंने बताया ये 1993 में था, इसको दूसरे कलर से बाकी कमिटीज को लिखें, ये 1993 में गठन किया गया था और इसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी आप लोग जान जाइए एक साथ, लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब यहाँ था कि इसका ऑब्जेक्टिव मेन था कि किस तरह से बच्चों के स्कूल बैग का लोड को कम किया जाए, और वो ये इसमें है कि सेल्फ लर्निंग और स्किल फॉर्मेशन के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए। कोठारी कमीशन था, ये कोठारी इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। इनको एजुकेशनल सेक्टर का सारे एस्पेक्ट्स को, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर को देखना था, इनका एजुकेशनल सेक्टर्स और स्ट्रेटजीज बनानी थी। तो इन्होंने क्या क्या किया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला, उसका इम्पोर्टेंट था 3 लैंग्वेज फार्मूला, कॉमन स्कूल सिस्टम इन्होंने ही दिया था, 10+2+3 फार्मूला, 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, और नेबरहुड स्कूल, मतलब नेबरहुड स्कूल। और चट्टोपाध्याय कमीशन जो था, इसका उद्देश्य था, चट्टोपाध्याय कमीशन को मैं ब्लैक कलर से लिखती हूँ ताकि चट्टोपाध्याय कमीशन के बारे में यहाँ लिखती हूँ कि ये नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, ये भी नाम नहीं सुना है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये जानना है टीचर्स एजुकेशन में, ऑन टीचर्स। ये कब सेटअप हुआ था, 1983 में। इसका काम क्या था कि सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज फॉर टीचिंग प्रोफेशन। इसका मेन मकसद था ये देखना कि इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग। तो ये इसमें क्या हुआ कि टीचिंग ट्रेनिंग में उन्होंने टेस्टिंग प्रोसीजर भी लाया, कमीशन और बहुत सारे मेथडोलॉजीज को बताया कि टीचिंग प्रोफेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। इसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, और नए स्किल को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो इसका आंसर हमारा है जस्टिस वर्मा कमीशन। तो आंसर मैं यहाँ लिख दूँ, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The internship program in teacher education has provided to help शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम किस चीज को मदद करने के लिए किया गया। तो इसका आंसर है द स्टूडेंट टीचर इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटर्नशिप क्यों कराया जा रहा है, तो टू हेल्प द स्टूडेंट टीचर इन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक को मदद करने के लिए। तो क्या है कि बहुत सारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं वो बढ़ गए, और स्टूडेंट टीचर क्या है कि फील्ड प्लेसमेंट उनका होता है, जाके वो इंटर्नशिप करते हैं स्कूल में। इंटर्नशिप क्या है, एक प्रैक्टिस टीचिंग सेशन है, और वो क्या है स्टूडेंट टीचर और फुल टीचर बनने के बीच में जो गैप होता है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस टीचिंग में वो जाते हैं तो टीचर के रोल्स को समझते हैं। तो इंटर्नशिप जो है वो उनको क्या अवसर प्रदान करता है कि वो अपने टीचिंग स्किल को बढ़ा सकें और सभी तरह के स्कूल एक्टिविटीज़ में भाग ले सकें। क्योंकि जब भी स्टूडेंट टीचर जाते हैं स्कूल में
इंटर्नशिप के लिए, तो उन्हें सारी एक्टिविटीज़ भी करानी होती है, साथ ही साथ पढ़ाना भी होता है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बहुत सारे जो टीचर के रोल हैं उसको समझना और उसमें कॉम्पिटेंट होना, कंप्लीट स्कूल सिस्टम को समझना, उसके अलावा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इसके अलावा बहुत सारे टीचिंग स्किल को डेवलप करना और टीचिंग के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक रवैया उत्पन्न करना या सकारात्मक होना, उसके अलावा कि स्कूल एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने को एक टीचर के रूप में डेवलप करना और ये टीचिंग प्रोफेशन के बारे में अपना नज़रिया विस्तृत करना। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो टीचर एजुकेशन में है वो स्टूडेंट टीचर को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हुआ ये। अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट एरिया ऑफ लर्निंग आउटकम्स will belong to the category of lower level? सीखने में के परिणामों को निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन स्तर क्षेत्र के निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं? बहुत सारे श्रेणी, तथ्यों और सूचनाओं को विश्लेषण करने की क्षमता, एबिलिटी टू एनालाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू क्रिएट एंड सिंथेसाइज वेरियस फैक्ट्स टुगेदर, विभिन्न तथ्यों को एक साथ बनाने और संश्लेषित करने की क्षमता, मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एज सोन इन रिप्रोड्यूसिंग देम व्हेन आस्क्ड फॉर, तथ्यों और सूचनाओं की महारत जैसा कि मांगे जाने पर उन्हें पुनः प्रस्तुत करने में दिखाया गया है। एबिलिटी टू यूज स्टैंडर्ड्स अराइविंग एट डिसीजंस, मानकों का उपयोग करके निर्णय लेने की क्षमता। तो ये जो असेसमेंट एरिया है सीखने के परिणामों का, इनमें से मूल्यांकन स्तर का किस क्षेत्र से संबंध होगा? तो ये संबंध होगा आपका मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एज सोन इन, मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करने का, पुनः प्रस्तुत। तो ये क्या है कि इसका मतलब इसको समझने के लिए हमें बेंजामिन ब्लूम के द्वारा जो टैक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम जिसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ओके, टैक्सोनॉमी को समझना होगा, या एजुकेशनल, इसे और क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, हम सब पढ़े हैं और लेसन प्लान में इसका लिखते भी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव तीन हिस्सों में, तीन पार्ट में, तीन डोमेन में बांटा गया है। बेंजामिन ब्लूम के 3 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं। इसका डोमेन्स क्या क्या है? पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव, और तीसरा है साइकोमोटर। अब एक एक करके थोड़ा हम समझ लें तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझ लेने से ये सारा चीज़ हमें समझने में भी आसान होगा और हमारा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब रियल लाइफ बिहेवियर में तीनों डोमेन हमारे साथ एक साथ रियल लाइफ में होता है। जैसे जब हम लिखते हैं तो बच्चे जब या स्टूडेंट्स लिखते हैं तो कौन सा डोमेन काम करता है लिखने में? साइकोमोटर, मतलब हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन। दे आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग। अब जब लिखते हैं हम कोई चीज़ तो हम याद करते हैं, तो जब रिकॉल करते हैं या रिमेंबर करते हैं तो हमारा कौन सा डोमेन काम करता है? कॉग्निटिव डोमेन करता है। और जब हम लिखते हैं तो हमारी कोई फीलिंग्स भी होती है, या तो हम खुश होकर लिखते हैं, या तो दुखी होकर लिखते हैं, या तो हम मतलब किसी भी इमोशंस के साथ लिखते हैं, तो ये हमारा अफेक्टिव डोमेन भी काम करता है। तो कह रहे हैं कि जब हम पढ़ाई का या कोई काम करते हैं तो हमारे तीनों डोमेन एक साथ काम करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ये, इसमें हम क्या क्या करते हैं? सोचते हैं। थिंकिंग डोमेन होता है, नॉलेज का याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ है कॉग्निटिव में? पहला है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन,
तीसरा है एप्लीकेशन, इसको हम फिर थोड़ा थोड़ा देख लें। फिर चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस, और छठा है इवैल्यूएशन। तो जो ये पहला जो कॉग्निटिव डोमेन में 6 ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं, ये हमें इसमें हर स्किल को इसमें हमें ये मदद करता है। तो ये जो भी एजुकेशनल रिसर्चर हैं उन्होंने कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी को बताया। नॉलेज में क्या है कि हम रिमेम्बर करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को जो हमारे पास दिमाग में ऑलरेडी है, थ्योरीज, लॉज, स्ट्रक्चर्स, तो ये जब जो बच्चा रिकॉल कर सकता है या कोई भी इंफॉर्मेशन को, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को, वो क्या कर सकता है कि हाईएस्ट लर्निंग में वो जा सकता है। तो ये जो मास्टरी है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का, वो हम जब पूछा जाता है तो हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिमेम्बरिंग या रिकॉग्नाइजिंग जो होता है किसी चीज को, तो वो क्या है कि ये कॉग्निटिव डोमेन का है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि हम जो भी अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करता है किसी चीज को कोरिलेट करने में। जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं ना, तो अपनी समझी हुई चीज को हम किसी और चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और कोई नया मटेरियल हमें मिलता है तो हम उसको, उसका मीनिंग बता सकते हैं। जैसे क्या है कि हम कोई चीज को अगर जाने, तो हम रेक्टेंगल को जानते हैं तो उसके बाद फिर हम किसी चीज के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं, या कोई भी फिगर या कोई भी फैक्ट्स को हम जानते हैं तो उसको दूसरी चीज से रिलेट कर सकते हैं। अप्लाइंग में क्या है कि हम डिफरेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज जो भी जानते हैं उसको नए सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर नॉलेज का भी यूज हुआ, अंडरस्टैंडिंग, पहला जो दो चीज हमने सीखा नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर करना जानते हैं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है कि हम इस तरह से रेक्टेंगल किसी आयत का हम एरिया को जान सकते हैं, तो उस चीज को जानने के बाद उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर का एरिया को जानने में हम उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एनालाइज करने का क्या मतलब है, एनालिसिस जब हम करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करके छोटा छोटा फैक्टर में, ये छोटे छोटे चीज में बांट के फिर उसको एक एक कॉज को या एक एक कारण को हम स्टडी कर सकते हैं। और जब उसके बाद फिर क्या है, उसको फिर हम एक साथ असेंबल कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएशन में कि हमारा जो भी सिचुएशन है उसमें कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, सबसे मेंटल, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इवेल्युएशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल है किसी चीज को, कि कोई भी चीज को जस्टिफाई करना, इवेलुएट करना कि ये जरूरी है या नहीं। जैसे जस्टिफाइंग द नीड फॉर, कोई भी रूम को अगर हम बना रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करना कि ये रूम रेक्टेंगल शेप में होगा या स्क्वायर शेप में होगा, तो ये सबसे जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हो गया आपका रिमेम्बरिंग। ये लोअर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या क्या हुआ, तो ये हो गया नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, ये तीनों लोअर लेवल का हुआ। ठीक है, हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा फिर एनालाइज, ये बाकी तीनों हायर लेवल का हो गया। तो ये हो गया रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, ये सारा हुआ हमारा नॉलेज का हो गया, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजियर और मेटाकॉग्निटिव जो भी चीज है। उसके बाद आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। और अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि ये इमोशनल रिस्पॉन्स हो जाता है अफेक्टिव में। हमने कॉग्निटिव देखा, अब अफेक्टिव डोमेन जो है दूसरा वाला, इसमें हमारा आ जाता है इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि कुछ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन, वैल्यूज को हम डेवलप करते हैं। ये में क्या है कि हम इसमें इसके 5 बेसिक आइडियाज हैं। पहला है रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग,
तीसरा है वैल्यूइंग, चौथा है ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू। तो एक एक करके हम इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रिसीविंग में क्या है कि कोई चीज को रिसीव करना, मतलब अवेयर होना जो कि एनवायरनमेंट में है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कुछ नया बिहेवियर, कोई भी चीज को सुनकर उसका हमें प्रतिक्रिया देना। वैल्यूइंग मतलब है कि कोई किसी चीज के प्रति कमिटमेंट दिखाना। और ऑर्गेनाइजिंग में है कि नया चीज जो आपका मेरा वैल्यू है उसमें कुछ नया चीज ऐड करना या अपने जनरल प्रायोरिटीज में कुछ रैंकिंग देना। और कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू है कि किस नया वैल्यू के साथ कंसिस्टेंसी, उसके साथ एक्ट करना कंसिस्टेंटली। और साइकोमोटर डोमेन जो है उसको हम अलग कलर से लिख देते हैं समझने के लिए, फिर हिंदी में भी हम बता देंगे। साइकोमोटर डोमेन में आता है मास्टरी ऑफ फिजिकल स्किल्स। इसमें क्या क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, परफॉर्मिंग, सब तरह का स्किल आता है। परफॉर्मिंग जैसे क्या क्या आ गया, राइटिंग, रीडिंग, मैप, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, मैप्स, ये सारी चीजें आ जाते हैं फिजिकल स्किल में। तो ये हो गया हमारा 3 तरह का डोमेन। और ये क्या है कि इसमें हम मास्टरी करते हैं फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का, जिसको हम जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमसे जब पूछा जाता है। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है 3 डोमेन में, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। इस तीनों वास्तविक जीवन में एक साथ व्यवहार होता है। जैसा कि हमने बताया कि जब हम लिखते हैं या छात्र जब लिखते हैं तो याद भी करते हैं, फिर उनके मन में कुछ फीलिंग्स भी चलता है और उसके बाद वो लिखते हैं तो उनका मतलब लिखने में हाथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो संज्ञानात्मक में जो है उसे हम सोच के डोमेन में कहते हैं। और इसमें याद रखना, सिद्धांत, कानून, ये सब को याद रखना और इसमें समझना, उसके बाद लागू करना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, ये सारी चीजें आती हैं। फिर मूल्यांकन करना है मतलब आलोचना करना या किसी चीज को सही या गलत बताना, या फिर उसका मतलब ये सबसे जटिल मानसिक है क्रिया है, मतलब किसी भी चीज का उचित या अनुचित बताना। और सृजन का अर्थ है कि नया डिजाइन करना, एक नए पैटर्न का निर्माण करना। फिर इसके बाद आता है प्रभावी डोमेन जिसे अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। इसमें 5 उद्देश्य। पहला है पर्याप्त करना, मतलब प्राप्त करना में क्या हुआ, रिसीविंग में कि पर्यावरण में कोई भी चीज है उसके प्रति जागरूक होना, उसमें पार्टिसिपेट करना। फिर रेस्पॉन्डिंग मतलब उत्तर देना, अनुभव के आधार पर कुछ नया चीज रेस्पॉन्ड करना, नया दिखाना। फिर क्या है वैल्यूइंग, उसमें है कि कुछ भागीदारी दिखाना, किसी चीज को वैल्यू देना मतलब भागीदारी दिखाना। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब है कि अपना जो हमारा वैल्यूज है उस पर फिर एक नया मूल्य एकीकृत करना। उसके बाद है कि फिर हमारा आता है साइकोमोटर में क्या है, शारीरिक कौशल में महारत हासिल करना। इसमें लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, मानचित्र बनाना। इसमें क्या है कि ये सारे जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये सारे डोमेन काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया 3rd। और हमने बेंजामिन ब्लूम के टैक्सोनॉमी को भी समझ लिया। अगला क्वेश्चन है, at the district level which of the following institution has been entrusted with responsibility of in service टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल। मतलब जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्राथमिक विद्यालयों के सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।
प्राथमिक और प्रारंभिक। प्रारंभिक तो 1987 में सरकार ने शिक्षक शिक्षा का जो टीचर एजुकेशन का पुनर्गठन की योजना शुरू की और इसका उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक, सॉरी ये माध्यमिक होगा, माध्यमिक मतलब माध्यमिक होता है 10th क्लास तक, विद्यालय के शिक्षकों के सेवा पूर्व, सेवा से पहले और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक नया संस्थागत बुनियादी ढांचा बनाया और इसका प्रावधान किया। तो इसमें क्या था, जिला, इसमें डायट की स्थापना, जिसे जिला, इसे कहते हैं डायट्स, ये इसमें है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। फिर माध्यमिक शिक्षा और सीटीई जो है, ये माध्यमिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों का के रूप में सुदृढ़ करना, और ये था कि IAACS, इसमें है कि गवर्नमेंट का क्या था कि डायट में है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हो गया डायट। और ये हो गया स्ट्रेंथनिंग द सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसे कहते हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। और IAAC है इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। SCRT है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो स्कीम जो था ये 10th प्लान में ये स्कीम को रिवाइज किया गया 10th प्लान में, ठीक है। और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव ये था कि सब जितना भी है CT, IACS, SCERTS और डायट सबका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, और इसके बाद डायट और CT इसको सैंक्शन 9th प्लान पीरियड में। और यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी प्रोग्राम डायट के द्वारा जो है वो इस प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर के एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, ताकि ये अपने नोडल रोल को प्ले कर सकें और क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल का इम्प्रूव हो, जो भी डायट के जुरिस्डिक्शन में है। तो इसलिए डायट इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन को प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में इम्प्लीमेंट करे। अगला क्वेश्चन है रूसा। रूसा का क्या एम है? रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर, रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हाँ, इसका है कि ये सेंट्रल का स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका काम क्या है? इसका काम ये 2013 में लॉन्च किया गया, ये सारा आपका बन सकता है। ये है कि स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग, किसको? यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को।
हायर एजुकेशनल टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहाँ से चलेगा, फंड कहाँ से आएगा? तो सेंट्रल मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को आएगा, और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशंस तक जाएगा। इसमें क्या है कि ओवरऑल क्या इसका काम है? क्वालिटी और एक्सेलेंस को बढ़ाना, और स्टैंडर्ड जो कि है कि एक्रेडिटेशन के लिए जो नॉर्म है उसको फुलफिल करना, और हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन को सभी एरिया तक पहुंचाना, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरिया में इक्विटी लाना। इसके अलावा सब SC ST, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सबको प्रमोट करना, वीमेन, माइनॉरिटीज और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन सब में एजुकेशन, हायर एजुकेशन में इक्विटी लाना, और इसमें सुधार करना, एफिलिएशन, कॉलेज के एफिलिएशन और एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। इसके अलावा फैकल्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इस और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। इसके अलावा एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ताकि रिसर्च और इनोवेशंस को बढ़ावा मिले, और एडिशनल कैपेसिटी, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट करना ताकि स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये है राज्य के उच्च स्तर शिक्षा संस्थानों को, ये 7th नंबर क्वेश्चन है। प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एनेबलिंग स्टेट्स ऑफ हायर एजुकेशन, इसका आंसर है ए। तो राज्य इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना, और अनुसंधान परियोजना, केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान देना, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना, और इसका निर्धारित मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करके संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना, उत्कृष्टता को बढ़ाना, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को समावेश करना, शिक्षा को समावेशी बनाना ताकि इन सबको वहाँ समावेशन हो सके। उसके अलावा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बढ़ाना और उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देना। तो ये हो गया इरूसा का एम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रॉड फंक्शंस ऑफ SCERT। SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल। SCERT, पहले इसका फुल फॉर्म लिख दें, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ SCERT। ठीक है, तो इसका क्या है, ये कब है ना, ये बॉडी कब बनी थी, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी? मई 1988 में। ये क्या करता है, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट देता है किसको? डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को और एजुकेशनल डिपार्टमेंट को। ठीक है, और ये इसका मिशन क्या है? क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को बढ़ाना और नॉलेज को बढ़ाना, टीचिंग स्किल टीचर्स का बढ़ाना। SCERT क्या सपोर्ट करता है? बहुत सारे प्रोग्राम के द्वारा टीचर के एजुकेशन को बढ़ाना, और टीचर के लिए प्रॉपर मटेरियल तैयार करना, रिसर्च स्टडीज को प्रमोट करना, उसके बाद स्टेट रिसर्च सपोर्ट सेल बनाना, फिर टीचर डायट से वेबसाइट का लिंकेज बनाना। इसके अलावा इसका काम है
कि करिकुलर मटेरियल को डेवलप करना, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, टीचर्स हैंडबुक्स, मैनुअल्स एंड मॉड्यूल्स, ये सब की व्यवस्था करना, निर्माण करना। तो ये क्या करता है, शैक्षिक संसाधन समर्थन, संसाधनों की व्यवस्था करता है और शैक्षिक संसाधन को प्रदान करता है। ये इसका कार्य है शिक्षकों के दृष्टिकोण में सुधार लाना और जितना भी एप्लीकेशंस नए नए आ रहे हैं उनका प्रयोग करना और शिक्षण कौशल को बढ़ाकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके अलावा ये डायट्स के कामकाज की भी देख रेख और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा में सेवा पूर्व डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी संचालन करता है और GNCT दिल्ली को एकेडमिक सहायता प्रदान करता है। फिर पाठ्यचर्या सामग्री का विकास करता है, पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री, इन सब चीज़ों का वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। तो इसका कार्य क्या है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स एंड रिसर्च एंड अनुसंधान और नवाचार सबका विकास करना। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस in the development of educational technology in India is reflected by which of the following। तो आपको इसमें क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है। इसमें क्या क्या दिया है, अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ है। पहला है ऑडियो एड्स, फिर वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ICT सपोर्टेड एड्स। दूसरा है ऑडियो ICT एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड वीडियो एड्स। तीसरा है वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ICT एड्स। फिर है ऑडियो विजुअल एड्स और वीडियो एड्स, ऑडियो एड्स एंड ICT एड्स। तो इसका आंसर है पहले, ये ऑडियो एड्स पहले है, फिर वीडियो एड्स है, पहले सुनना, फिर वीडियो एड्स, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद ऑडियो विजुअल आया, तब ICT सपोर्टेड एड्स आया। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, यह है एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज का, लर्निंग कंडीशन में साइंटिफिक नॉलेज का, ताकि जो टीचिंग एंड लर्निंग का इफेक्टिवनेस है वो बढ़ सके, उसका वो प्रभावशाली हो सके। पहले क्या था कि साइंटिफिक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स नहीं था, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करता है कि ये लर्निंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का विशेषता क्या है कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन में ये लागू होता है, ये इंक्लूड करता है, ये मेथड डेवलप करता है और मेथड और टेक्निक डेवलप करता है इफेक्टिव लर्निंग का, और ये साइंटिफिक नॉलेज एजुकेशन और ट्रेनिंग में अप्लाई करता है। इसके अलावा लर्निंग कंडीशन को ऑर्गेनाइज करता है ताकि लर्निंग गोल जो है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। तो ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे शुरू हुआ, तो ये 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में हुआ और इसका 4 फेज है। पहला फेज था ऑडियो विजुअल फेज, फिर था पहला इसका 4 फेज था, 4 फेजेस। पहला था ऑडियो विजुअल फेज। ऑडियो विजुअल फेज में क्या था कि यहाँ पर ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, प्रिंट मीडिया आया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बुक्स, जिसमें बुक्स, मैप, चार्ट आया। फिर गुड टीचर का अपने ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन बच्चों से पूछते थे और इंटरेक्शन, तो इसमें क्या करते थे कि वो रेडियो और फिल्म ये सबसे दिखाते थे जो कि नॉन इंटरैक्टिव थे। फिर साइबरनेटिक फेज आया, दूसरा आया फेज साइबरनेटिक। इसमें क्या हुआ, साइबरनेटिक फेज में क्या, लर्नर को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो एलिमेंट्स ऑफ द गोल जिस पर वो काम कर रहा है उससे उसका रिलेशनशिप। फिर साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बेस आया, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी बेस आया। इसमें क्या हुआ कि ये प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन हुआ, तो मतलब टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, उसका फेजेस कैसे कैसे आया, टेक्नोलॉजी कब आया।
पहले ऑडियो विजुअल था जिसमें बुक्स और प्रिंटिंग मटेरियल आया। साइबरनेटिक फेज में क्या आया कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द गोल टुवर्ड्स विच, अब बच्चों को पता चला कि किस गोल पे काम कर रहे हैं। फिर प्रोग्राम में जो स्टूडेंट को फिट हो ऐसा मॉडिफिकेशन आया। तब आया कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन आया। इसमें क्या हुआ कि ये लास्ट डिकेड में आया और अब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि एजुकेशन में बहुत तायत से उसका यूज होने लगा। अब ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर हो गया, एजुकेशनल मीडिया आ गया, रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल और ई डेवलप हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ आया, पहले ऑडियो एड्स आया, फिर वीडियो एड्स आया, फिर ऑडियो विजुअल एड्स आया, तब आईसीटी पर आधारित शिक्षण शुरू हुआ। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी जिसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें शिक्षण और सीखने की प्रभावशीलता, सहायता, दक्षता में सुधार की स्थितियों के बारे में जब वैज्ञानिक ज्ञान लगाया गया तो इसे हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से जो भी सिद्धांत था उसके अभाव में क्या था, टीचिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या था कि बेहतर बनाने के लिए मतलब बहुत चीज़ नहीं था। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी कैसे शुरू हुआ इसमें कि प्रभावी सीखने के लिए विकासशील, और ये ईटी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विकासशील विधियों और तकनीक पर जोर देता है और ये शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का एप्लीकेशन है। इसमें शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीखने की स्थितियों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और डिज़ाइन और पर्यावरण और मीडिया के विधियों को नियंत्रित करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह इसका विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। पहले क्या था कि श्रव्य दृश्य चरण था। ये में उस समय क्या होता था, किताब नक्शे मतलब छपाई तकनीक से बच्चे शिक्षकों के साथ अपने लेन देन में उनसे सवाल पूछने में उनके बातचीत को जो प्रोत्साहित करने के लिए रेडियो या फिल्म जैसी चीज़ों का प्रयोग करते थे जिसमें कि संवाद नहीं था, बातचीत नहीं था। और साइबरनेटिक चरण जो आया, साइबरनेटिक में शिक्षार्थी को उस लक्ष्य के तत्वों के भी सार्थक संबंधों को जिसके लिए वो काम करना, जैसे कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर आधारित छात्रों को फिट करने के लिए उसमें समाजशास्त्र के साथ जोड़ा जाता था। तो इसे साइबरनेटिक कहते हैं। और उसके बाद छात्रों को फिर मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का तीसरा चरण था। और साइबरनेटिक में था कि जो भी सार्थक संबंधों को समझने के लिए अवसर दिया जाता था, उसमें मतलब कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था। और उसके बाद फिर तो आ गया कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जिसका शिक्षा में उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के पहले हम एक बार साइबरनेटिक्स के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो साइबरनेटिक्स क्या है, ये ट्रांसडिसिप्लिनरी या अप्रोच है जिसमें क्या होता है कि साइबरनेटिक्स में रेगुलेटरी और परपेसिव सिस्टम होता है। मतलब क्या है कि जो भी सिस्टम चल रहा है उसका कॉन्स्टेंट्स भी है, पॉसिबिलिटीज भी है, मतलब संभावना भी है और सीमित क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये यहाँ पर साइबरनेटिक्स इससे उस प्रोसेस से संबंधित है जहाँ पर इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल सिस्टम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और अब उससे क्या होता है कि इसमें डिज़ाइनिंग, लर्निंग, मैनेजिंग, कन्वर्सेशन सारा चीज़ एक साथ होता है। तो साइबरनेटिक्स क्या है कि बहुत सारे फील्ड्स का एक साथ इंटरसेक्शन। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता था, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, ये सारे कंसोलिडेटेड होते थे। और रेशियो क्लब के द्वारा इसमें इसका ये क्या था कि 1950s और 60s में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था क्योंकि इसमें सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखा जाता था। तो साइबरनेटिक्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जटिल सिस्टम था।
और ये इस वैसे मॉडल से एसोसिएटेड था जहाँ पर कि सिस्टम मतलब बहुत बार हो जो कंट्रोलर था उसको एडजस्ट करते रहना पड़ता था। तो ये साइबरनेटिक्स जो है ना वो उसमें ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ होते थे और साइबरनेटिक्स में अवधारणा में वो अपनी ये अनुभूति अनुकूलन बहुत सारी चीज़ें होती थी जिससे बहुत क्लियर नहीं होता था। तो ये उसके बाद हमारा आया तो साइबरनेटिक्स का मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल मतलब संप्रेषण और नियंत्रण की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। जैसे मनुष्य और पशु दोनों के मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं कि साइबरनेटिक्स क्या है? कंट्रोल ऑफ एनी सिस्टम जिसको हम टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अप्रोच क्या है कि किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, स्टोर करना, इसको समझने के लिए उसके कंट्रोल को समझना। तो ये कंट्रोल और कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल एंड मशीन इज साइबरनेटिक। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट को हम पहले वाले ऑप्शन से समझते हैं जिसमें ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स और आईसीटी आता है। अगला क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट वन, द एक्रोनिम डीमैक। एक्रोनिम डीमैक सिक्स सिग्मा मेथड स्टैंड्स फॉर। इसमें भी आपको क्या करना है? सिक्स सिग्मा पद्धति में जो परिवर्णी वर्ग डीमैक का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा प्रक्रिया की सुधार पद्धति है जिसका एक किसी भी प्रक्रिया में सुधार के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सिक्स सिग्मा कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया? तो ये है कि DMAIC जो है ना वो परिभाषित माप का विश्लेषण, सुधार और नियंत्रण का एक शब्द है। मतलब कि यह सिक्स सिग्मा का मतलब है कि ये एक अत्यधिक अनुशासित प्रक्रिया है, डिसिप्लिन, जो कंपनी और व्यक्तियों को सही उत्पाद और सेवाओं को विकसित करने में और वितरित करने में मदद करती है। यह एक उद्यम व्यापी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। ये व्यावसायिक है, मतलब ये व्यावसायिक स्ट्रैटेजी है जो कि किसी भी व्यवसाय के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए व्यक्ति के भीतर जो भी व्यक्ति के भीतर क्षमता है और जो भी इच्छा है, किसी भी आदमी के अंदर जो क्षमता है और या जो इच्छा है उसको डेवलप करती है। सिक्स सिग्मा का जो फिलॉसफी है यह मानता है कि हर प्रक्रिया को बार बार इवेल्युएट करना चाहिए और उसका क्या है कि उसके समय और संसाधन और उसका क्वालिटी जो प्रोडक्शन है और कॉस्ट है इस सब को बार बार उसमें सुधार लाना चाहिए। तो ये कर्म जो भी वर्कर हैं उनके साथ उपलब्ध जो भी समस्या समाधान, जो भी वर्कर जो भी सजेशन देता है उनको लेकर सब एक साथ विधियां मिलकर समस्या को जो सीखने की समस्या को जो प्रभावित करता है उसमें ये मदद करता है। तो सिक्स सिग्मा में क्या क्या चीज़ है देखिए। पहला सिक्स सिग्मा का है पहला डिफाइन, फिर है मेजर, तीसरा है एनालाइज, चौथा है इम्प्रूव, पांचवा है कंट्रोल। तो ये सिक्स सिग्मा जो है ना, डीमैक का फुल फॉर्म क्या है? डीमैक का फुल फॉर्म है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, डिफाइन, मेजर,
एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ये है आपका फुल फॉर्म ऑफ DMAIC। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, क्या है, इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजी है। ऑफ सिक्स सिग्मा क्या है, जो भी एक्सिस्टिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने का। तो इसमें क्या है, इसका पहला फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजरमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी। तो वो क्या करता है, इम्प्रूवमेंट और वेरिएशन में ध्यान देता है सिक्स सिग्मा टूल से। तो ये हाईली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है जो कि कंपनीज को मदद करती है और या व्यक्तियों को मदद करती है उनको नियर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करने में, एकदम नियर परफेक्ट मतलब पूर्णता के करीब लाइक प्रोडक्ट को तैयार या सर्विसेज को देने के लिए तैयार करती है। यह एंटरप्राइज या वाइड स्ट्रैटेजी है, यह व्यवसाय की स्ट्रैटेजी है जो कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी क्षमता या इच्छा को डेवलप करती है ताकि वो डिसीजन अच्छा से, उसका डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट हो, बिजनेस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको वो सुधार सके। तो सिक्स सिग्मा फिलॉसफी ये मानकर चलता है कि हर व्यक्ति अगर उसका बार बार मूल्यांकन किया जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, उसको अगर टाइम दिया जाए, उस पर रिसोर्सेज यूज किया जाए, तो उसका क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, ये सारे चीज़ पर ध्यान दिया जाए तो वो इम्प्रूव करता है। ये एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ के लिए तैयार करता है, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है और मेथड है उनका उपयोग करके एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करता है। और इसका कोर में सिक्स सिग्मा जो है वो सिस्टमेटिक 5 फेज का मेथोडोलॉजी यूज करता है जो है ये इस तरह से, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ठीक है, तो डिफाइन करता है प्रॉब्लम को और इसका इम्पैक्ट, प्रॉब्लम का को डिफाइन करके उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लर्निंग या सिचुएशन पर। फिर वो प्रॉब्लम का क्वांटिटी को मेजर करता है, कितना प्रॉब्लम है उसका डेटा और फैक्ट से मेजर करता है। फिर कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, पहले डिफाइन करता है, फिर मेजर करता है कि कितना प्रॉब्लम है, फिर उसको एनालाइज करता है कॉज को, और उसके बाद उसको इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करने के बाद फिर सॉल्यूशन को लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है। तो ये है सिक्स सिग्मा। तो इसका आंसर है आपका सिक्स सिग्मा का कि पहले डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव। तो इसको हम दूसरे कलर से टिक करें ताकि समझ। द आंसर इज बी। So answer is B. So that's all for today. I think कि आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थैंक यू। फिर कल हम लोग और क्वेश्चंस को